मैं इरशाद ज़ैदी। आप देख रहे हैं चैनल झन्नाट पर हमारा स्पेशल शो ज्ञान सुख। हम आपको इसमें बताएंगे संस्कृत भाषा के महत्व और विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। इसके साथ ही इसमें सबसे खास, सबसे स्पेशल संस्कृत मुस्लिम विद्वानों के बारे में। स्कूली पढ़ाई के दौरान जब संस्कृत भाषा का पीरियड लगने वाला रहता था, उसी दौरान हमारे माथे पर शिकन आना शुरू हो जाती थी कि अब संस्कृत, जो कि सबसे कठिन भाषा मानी जाती थी, उसका पीरियड लगने वाला है। हम सिर्फ इस भाषा को सीखना नहीं, सिर्फ परीक्षा में पास होना चाहते थे। आज भी यही दौर है, आज भी यही सोच है। इसी सोच की वजह से हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत कमजोर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो भाषा जिस धर्म, जिस संप्रदाय में बोली जाती हो, वही लोग इस भाषा को सीखें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फ्रेंच, जर्मन, रशियन जैसी भाषाएं कभी की विलुप्त हो जाती। सन 1969 में भारत सरकार ने संस्कृत दिवस मनाने का आदेश दिया था। तब से संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता है। इसी दिन वेदपाठ का आरंभ होता था तथा इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ किया करते थे। आदेश के बाद से इस अवसर पर संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखक गोष्ठी, छात्रों के भाषण तथा श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। आधुनिक विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा का अखंड प्रवाह 5 सहस्त्र वर्षों से बहता चला आ रहा है। भारत में यह आर्य भाषा का सर्वाधिक महत्वशाली, व्यापक और संपन्न स्वरूप है। आज भी यह भाषा सीमित क्षेत्र में ही सही बोली जाती है। पाणिनि से लेकर पतंजलि तक सभी ने संस्कृत को लौकिक भाषा बताया है। अन्य सैकड़ों प्रमाण सिद्ध करते हैं कि संस्कृत वेद और वैदिकोत्तर पूर्ण पाणिनि काल में लोक भाषा और व्यवहार भाषा थी। हम लोगों ने इस भाषा को वेद पुराणों और सांस्कृतिक कार्यों की भाषा तक ही सीमित कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत के कठिन होने के कारण इसे हटा दिया गया, परंतु दुनिया की सबसे कठिन भाषा तो चीनी है। फिर उन्होंने चीनी भाषा का प्रयोग बंद क्यों नहीं कर दिया? 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में लगभग 24,000 लोग और नेपाल में लगभग 1500 से ज़्यादा लोग संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं। भारत में लगभग 23 लाख लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी में से 14 संस्कृत, क्लासिकल और मॉडर्न इंडोलॉजी पढ़ाती है, जबकि ब्रिटेन में 4 यूनिवर्सिटी संस्कृत और अन्य कोर्सेज पढ़ाती है। यूनिवर्सिटी में क्लासिक इंडोलॉजी के हेड प्रोफेसर एक्सेल माइकल कहते हैं, जर्मनी के अलावा अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देशों से छात्र संस्कृत पढ़ने आते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी सम्मिलित किया गया है। यह उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से संस्कृत भाषा में समाचार प्रसारित किए जाते। देश में 18 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 3 सेंट्रल, 1 डीम्ड और 14 स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये 3 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा ने 12 दिसंबर 2019 को विधेयक पारित कर दिया था। इसके बाद यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विधेयक पारित करने में समर्थन के लिए सदन के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि इन 3 विश्वविद्यालयों के पास न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में संस्कृत भाषा के ज्ञान को फैलाने के अवसर होंगे। आइए आपको मिलाते हैं ऐसे मुस्लिम संस्कृत विद्वानों से जिन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हैं पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार,
वाराणसी के विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान के पूर्व सचिव और महाराष्ट्र के स्कूल टेक्स्ट बुक समिति के अध्यक्ष रहे। बिराजदार एक सर्टिफाइड पंडित हैं जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय KR नारायणन ने प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। वे देश के उन मुस्लिमों में से एक हैं जिन्होंने परिपाटी बदलते हुए संस्कृत का प्रशिक्षण दिया। दूसरे हैं डॉक्टर मेराज अहमद खान। पटना यूनिवर्सिटी से संस्कृत में BA और MA दोनों की डिग्रियां ली। वे टॉपर रहे। उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर रहे और डॉक्टर मेराज वर्तमान में कश्मीर यूनिवर्सिटी में संस्कृत के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तीसरे हैं आबिद सैयद। वडोदरा के MES बॉयज़ हाई स्कूल में गत 22 वर्षों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। उनकी क्लास में मुस्लिम छात्र संस्कृत के श्लोक का वाचन करते हैं। उनकी बेटी इज़्मा बानो ने 10वीं में श्लोक में सर्वाधिक 98% अंक हासिल किए थे। ये है डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री। ये कहते हैं कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी होती तो मैं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को नहीं समझ पाता। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी उनकी संस्कृत पर पकड़ से प्रभावित थे और उन्होंने ही उन्हें शास्त्री की उपाधि दी थी। ये है वाराणसी की नाहिद आबिदी। KV डिग्री कॉलेज से संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। संस्कृत भाषा में योगदान के लिए 2014 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डिलीट की उपाधि भी मिली। 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद है मेरठ के मौलाना चतुर्वेदी। इनका नाम शाहीन जमाली है। इनकी चारों वेदों पर समान रूप से पकड़ है। उनका मदरसा धार्मिक सहिष्णुता के केंद्र के रूप में मशहूर है। अपने मदरसे में वो बच्चों को कुरान की आयतों के साथ साथ संस्कृत के श्लोक भी पढ़ाते हैं और उनसे सलाह लेने के लिए हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं। इसके साथ ही एक विवाद इसमें ज़रूर जुड़ा हुआ है, वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर फिरोज खान को विरोध का सामना करना पड़ा था। ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा और लोगों ने काफ़ी इनका विरोध भी किया। इसके साथ ही साथ एक और आपको 6 माह तक चलने वाले भागवत गीता क्विज कॉन्टेस्ट को जीतने वाले अब्दुल कागजी ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो लोग इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने पर अब्दुल पर हंस रहे थे या उन पर ताने कस रहे थे, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट जो था वो संस्कृत भजनों को लेकर और वेदों के पाठ को लेकर किया जा रहा था। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो संस्कृत भाषा को प्रोन्नत करने का काम कर रहे हैं। कभी कभी लीक से हटकर काम करने में विरोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन ऐसे विरोध की वजह से हमारे कदम डगमगाना नहीं चाहिए। दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।